हेलो दोस्तों, मैं रंजना परिहार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने श्वास और प्राणवायु, श्वास या प्राणवायु के आधार पर वर्णों के वर्गीकरण को समझा था। आज के इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर में पूछी जा सकती है उनको डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे अयोगवाह क्या होता है। हमने स्वर वर्णों के वर्गीकरण को देखा था। वहाँ पे हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 चीज़ें बताई थी। स्वर और व्यंजन को हम पहले समझ चुके हैं। आज हम अयोगवाह की परिभाषा को समझेंगे। अयोग और वाह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अयोग का अर्थ है न तो स्वर और न ही व्यंजन, और वाह का अर्थ होता है वहन करने वाला। अर्थात ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, फिर भी किसी शब्द के अर्थ को वहन करने में योगदान देते हैं। अर्थात ये वर्ण जो है न ही स्वर है और न ही व्यंजन है, फिर भी किसी शब्द के अर्थ को निर्धारित करने में इनकी भूमिका रहती है। इनके लग जाने से, इनके प्रयोग होने से किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित हो सकता है। उसी किसी शब्द के अर्थ को ये निर्धारित करते हैं। इन शब्दों को या इन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। इनके चिन्ह देखेंगे हम। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनके चिन्ह होते हैं, एक तो अनुस्वार और विसर्ग। कैसा? अनुस्वार और विसर्ग, जिसे हम ऐसे भी दर्शाते हैं अम और अह। अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। इस तरह से हमने अयोगवाह की डेफिनेशन देखी कि ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, फिर भी किसी शब्द के अर्थ को निर्धारित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें अनुस्वार और अह इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम विसर्ग की डेफिनेशन देखेंगे। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग भी एक अयोगवाह ध्वनि है। यहाँ पर हमने देख ही चुके हैं कि विसर्ग कैसा है? अयोगवाह शब्द है। विसर्ग कैसा है? अयोगवाह। विसर्ग अपन लिखेंगे, विसर्ग एक अयोगवाह ध्वनि है जिसका उच्चारण में हल्के ह का प्रयोग होता है। उच्चारण करते समय हल्के ह की ध्वनि आती है। इसका चिन्ह हम देख लेंगे। चिन्ह हमने ऊपर ही देख चुके हैं। इसका चिन्ह है, और इसका एक उदाहरण डालना जरूरी है 3 नंबर के प्रश्न में। 3 नंबर हो या 5 नंबर, लेकिन उदाहरण डालना जरूरी है। दुख, प्रातः आदि शब्द, ठीक है। और विसर्ग का अधिकतर प्रयोग किसमें होता है? तत्सम होता है। विसर्ग का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि यह एक अयोगवाह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हल्के ह का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह बता देंगे, उदाहरण बता देंगे, और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। चूंकि हिंदी में वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है हिंदी के पेपर में, इसलिए हम अपने हिसाब से भी थोड़ा 3-4 लाइन लिख सकते हैं 3 नंबर के प्रश्न में। अब हम अनुस्वार को जानेंगे। अनुस्वार भी इसमें भी वही आएगा। यह एक अयोगवाह ध्वनि है जिसके उच्चारण में नासिका अर्थात नाक से, जिसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह दर्शा देंगे कि इसका चिन्ह क्या है। इसका चिन्ह है ये इस टाइप से, ठीक है। बिंदु है एक, और इसको किससे दर्शाते हैं? अम से दर्शाते हैं। अम से दर्शाते हैं। इसके उदाहरण लिख देंगे, जैसे संगम, चंचल। इसका जो उच्चारण होता है किससे होता है? नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से। अनुस्वार का जो उच्चारण होता है पंचमाक्षर से होता है। अर्थात इस तरह से हमने विसर्ग और अनुस्वार को समझ लिया। अब हम समझेंगे अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका और मुख दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका और मुख दोनों, जिनका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख व नासिका से दोनों से होता है, मुख व नासिका दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह देखेंगे, चंद्र बिंदु इसका चिन्ह है। उदाहरण देख लेंगे, आँख, ठीक है। 3 नंबर में डेफिनेशन लिखेंगे, चिन्ह बता देंगे और उसका एक उदाहरण बताएंगे। अनुनासिक का मानक प्रयोग देखेंगे। अर्थात कि जो अनुनासिक है
जो ध्वनि है, अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। ये 2 प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है। जो चंद्र बिंदु है इसका प्रयोग अपन किस प्रकार से, मतलब शब्दों के अनुसार किस तरह से यह प्रयोग बदल जाता है। अगर शब्द में यदि मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाती है, यदि मात्रा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, यदि मात्रा अभी लिख ले, यदि मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाती है, यदि मात्रा शिरोरेखा से ऊपर जाती है तो अनुनासिक का चांद हटकर केवल बिंदु रह जाता है। तो अनुनासिक का चांद हटकर केवल बिंदु रह जाता है। जैसे केवल बिंदु रहे शिरोरेखा, आप समझते हैं क्या होती है शिरोरेखा? जैसे कोई सा भी शब्द लिखते हैं, माना कमल लिखा है, इसमें जो लिखा है ना इसको, जो सबके मुंह, जिसके सिर बंधे हैं इसको शिरोरेखा बोलते हैं। क, म और ल, इन तीनों के जो सिर बंधे हैं ना, इससे, इस लाइन से इसे शिरोरेखा बोलते हैं। इस तरह से जो यदि किसी शब्द की मात्रा शिरोरेखा से ऊपर चली आती है तो वहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग तो होता है। तो अनुनासिक का जो चांद हटके सिर्फ केवल बिंदु वहाँ पे रहेगा। जैसे सिंह देखते हैं, सिंह शब्द है, ठीक है, तो सिंह जो ऐसा लिखते हैं ये गलत है, ये गलत है। इसका सही क्या होगा कि अगर देखो सी पे बड़ी छोटी ई की मात्रा लग रही है, मतलब शिरोरेखा से ऊपर जा रहा है, शिरोरेखा से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अनुनासिक का क्या है, चांद हट जाएगा, केवल बिंदु रह जाएगा। तो सिर्फ बिंदु रहेगा और हा इस तरह से आएगा। ये सही है, इसका ये सही लिखा हुआ है और ये गलत है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह से बड़ी ई, आई और ओ और औ के होने पर भी अनुनासिक का चांद हटकर केवल क्या रह जाएगा, बिंदु रह जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रयोग हम देखेंगे। दूसरा प्रयोग क्या होता है कि मात्रा अगर शिरोरेखा से नीचे है तो क्या होगा, मात्रा जो शब्द है उसकी मात्रा शिरोरेखा से नीचे है तो क्या होगा, शिरोरेखा से नीचे है तो अनुनासिक ऐसा का ऐसे ही प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग वैसा का वैसा होगा, अनुनासिक का प्रयोग वैसा का वैसा होगा, वैसा का वैसा ही होगा। जैसे आँख, यहाँ इसका प्रयोग आँख, इसका जो लिखित, इसका जो लिखा जाएगा वो आँख ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे सांच हुआ तो इसको सांच ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें जो मात्रा है इस शब्द में कोई मात्रा ही नहीं है। मात्रा जो है, जैसे आप स पे लगी है मात्रा, लेकिन वो शिरोरेखा से नीचे की मात्रा, तो नीचे है तो अनुनासिक का प्रयोग ऐसे के ऐसे ही होगा। और यहाँ पर शिरोरेखा से ऊपर आ रही थी मात्रा, इसलिए यहाँ पर इसका अनुनासिक का चांद हटकर केवल क्या रह गया था, बिंदु रह गया था। इस तरह से किसी भी मात्रा जो शिरोरेखा से ऊपर जाएगी उन मात्राओं में अनुनासिक का चांद हटकर केवल बिंदु। इस तरह से हमने अनुनासिक को समझा। अनुनासिक अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका और मुख दोनों का प्रयोग होता है। अनुनासिक देखा, उसके चिन्ह को देखा और उसके उदाहरण को देखा। इसके अनुनासिक भाषा है निर्नुनासिक की। निर्नुनासिक अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल मुख से संबंधित होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। इसका उदाहरण देख लो। वर्ण जैसे कमल, इसमें केवल मुख का प्रयोग हो रहा है। जैसे टेबल आदि कई शब्द हैं जिनका जो उच्चारण है केवल मुख से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इतना जाना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नई परिभाषाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।